हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों इसमें वाटर लेसन चल रहा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होता है। टॉपिक है चाहे नीट पेपर हो या बोर्ड पेपर हो, सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसको स्टार्ट करें इसके पहले चैनल सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होता है, वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। और शेयर करने से क्या फ़ायदा है, जो आप जो परिचित होते हैं उनके पास तो वीडियो बच्चों में पहुँचता रहेगा। तो जैसा कि इसमें ऑस्मोसिस चल रहा है और ऑस्मोसिस का आज हेडिंग आता है ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर या इसकी हिंदी क्या होती है, परासरण दाब होता है वो। तो परासरण दाब क्या होता है, किसी विलयन का कि को एक जब ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक किए गए जाने पर विलयन में उत्पन्न हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं वो। इसके हम प्रयोग के लिए क्या करते हैं कि एक जो होता है स्टैंड लेते हैं और एक थिसिल जो होता है फनल लेते हैं, और इसके अलावा एक बीकर लेते हैं। बीकर में जो होता है वाटर लेते हैं, और थिसिल फनल में हम जो होता है यहाँ तक, जिसे यहाँ तक होता है, तो इसको पहले हम शुगर सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूशन वाटर प्लस शुगर हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन हम इसमें रख देते हैं जो है वो। अब होती है कुछ में बात क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है पार्चमेंट पेपर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देते हैं जो है वो। ये जो होता है जो दिखाई पड़ रहा है वाला, इसको पार्चमेंट पेपर कहते हैं वो, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है यहाँ पर हम रख देते हैं। तो होता क्या चीज़ है कि कुछ में बात हम देखते क्या है कि इनिशियल लेवल माने वाटर मॉलिक्यूल जो होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन चलता जो है वो। इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर इनिशियल लेवल होती है तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है वो, और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द्वारा जो होता है इसका फाइनल लेवल माने यहाँ तो पहुँच जाता है वो। तो ऐसा क्यों हो गया, वास्तव में इसमें ऑस्मोसिस क्रिया होती है वो, जिसको कि माने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है, और यह प्रेशर जो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाती जो है वो। अब होती इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माने ओपी इक्वल टू CST होता है जो है वो। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होता है CST, जहाँ पर ऑस्मोटिक, ये तो ओपी माने ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ए बराबर हो जाएगा सी माने हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एस माने हो जाएगा सोल्यूशन कांस्टेंट, और टी माने हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। माने सी मतलब हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और यस हो जाएगा सोल्यूशन कांस्टेंट, और टी हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब होती है ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर माने एक, इसको कहते हैं ATM, ये जो होता है ATM कहलाता है। माने ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जो होता है एटमॉस्फेयर में नापते हैं वो। अब होती परासरण दाब विलय के अणुओं के, यह जो होता है अनुक्रमानुपाती माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता जो है वो। परासरण दाब में वृद्धि विलयन को की मात्रा बढ़ने से होती है, और शुद्ध विलायक में विलयन का परासरण दाब जो होता है हर समय क्या होता अधिक होता जो है वो। माने शुद्ध विलायक में विलयन का परासरण दाब हर समय जो होता है अधिक होता है, और परासरण दाब उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होगा जो अधिक सांद्रता वाले विलयन में उत्पन्न होता है वो। अब होती है ऑस्मोटिक प्रेशर का जो होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहना अधिक विकसित होगा, क्योंकि परासरण दाब केवल जो होता है उसमें उत्पन्न होता है जब विलयन को शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इसे क्या हो जाता है वो पृथक रखा जाता है वो। अब होती परासरण विभव की हमेशा एक एटमॉस्फेयर से कम होने के कारण जो होता है इसे हम माइनस से निश्चित से दर्शाते हैं वो। और शुद्ध जल का परासरण विभव जो होता है वह एक एटमॉस्फेयर होता है, माने शुद्ध जल का विभव जो होता है वह एक एटमॉस्फेयर होता है वो। अब होती परासरण दाब जो होता है किसी विलयन का वह एक दाब होता है जो इस विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के परासरण कारण जो होता है उत्पन्न होता है। अब होती है कि अगली परासरण दाब एक ऐसा दाब होता है जो कि किसी विलयन पर वह रूप से अटूट करने पर विलायक के उस जो है उसका अवरोध करता है वो, जो उस विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन की ओर जो होता है अग्रसर होता है वो। अब होती है और अगला हेडिंग आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट्स। अगला होता है सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट्स। तो परागण विशेष रूप से जड़ों के मूलरूप द्वारा, जड़ का अवशोषण माने जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट जड़ों से माने जड़ों द्वारा वाटर को जो होता है सॉइल से परागण द्वारा ही एब्जॉर्ब करते हैं वो। अब होती परागण जल के एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गति करने में ये सहायक होता है। माने क्या मतलब, जिसमें वाटर जो होता है अंदर आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्टेक्स होते हैं जो है वो। अब होती है कि यहाँ पर ऑस्मोसिस क्या काम करता है, वाटर को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने में क्या करता है, हेल्प करता है जो है वो। और परागण द्वारा जड़ों में जो होती है नमी बनी रहती है, और ऑस्मोसिस कोशिका का सदैव दृढ़ या पादप अंगों से स्फीत बनाए रखने में भी, स्फीत या टर्जिड बनाए रखने में भी सहायक होता है वो। अब परागण पौधों का सूखे एवं पालों से प्रभाव बचाव करने में सहायक होता है। माने परागण जो होता है, तो प्लांट्स में सूखा और पाला को बचाव करने में बच्चों क्या होता है, ये सहायक होता है जो है वो। परागण पौधों में विभिन्न प्रकार की गतियां, माने जो गतियां होती हैं, जो ऑटोनॉमिक हो गया जो है वो, सिस्टमैटिक हो गया, माने इस सब मूवमेंट को बनाए रखने में सहयोग करती जो है वो। अब होती परागण जो होता है वाष्पोत्सर्जन के समय रंध्रों को खोलने, माने जो स्टोमेटा होते हैं उनको खोलने और बंद होने में सहायक होता है। क्योंकि जब इंडॉस्मोसिस होगा स्टोमेटा खुल जाएंगे, और जब इस ऑस्मोसिस होगा स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सिग्निफिकेंस आप इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, स्टोमेटा को क्लोज और ओपन होने में क्या होता है बच्चों, ये सहायक होता है जो है वो। अब होती है कि परागण जो होता है, परागण विभिन्न जो फलों और बीजाणुधानियों के शीघ्रता में, माने जो स्पोरेंजिया होते हैं उसके प्रस्फुटन में भी क्या होता है ये, और प्रकीर्णन में सहायक होते हैं जो है वो। परागण दाब व स्फीत दाब में से युवा कोशिका के जो होता है वो आकार में वृद्धि निर्भर करती जो है वो। और परागण सांद्रता अधिक होने पर कोशिका के शुष्कन एवं मिलीकरण के लिए भी जो होता है परागण दाब जो होता है ये एक प्रतिरोधी भूमिका को निभाता है वो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है जो कि ऑस्मोसिस का रोल होता है इन द केस ऑफ द प्लांट्स में जो है वो। अब होती है अगली हेडिंग आती है परागण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हेडिंग, परागण को प्रभावित करने वाले कारक। कारक या उसको फैक्टर्स कहते हैं जो है वो, फैक्टर्स या कारक। और इसका होता है, पहला होता है विलेय अणुओं की सांद्रता, माने कि इसमें पहले काम करता है फैक्टर्स में विलेय अणुओं की सांद्रता, माने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो नियमित रूप से परागण दाब जो होता है विलेय या विलाय के अणुओं की सांद्रता से प्रभावित होता है वो। यदि विलेय के अणुओं की संख्या अधिक होती है वो, तो जो होता है परागण दाब जो होता है वो भी अधिक हो जाता है वो। अगला होता है विलेय का आयनीकरण। तो विलेय के कणों की संख्या जो होती है किसी विद्युत अपघट या ऐसी यौगिक में जो आयनीकृत हो सकता है, हो जाता है। यदि किसी जीवित कोशिका में अधिक सांद्र सोडियम क्लोराइड के जल में घुले विलयन में रखा जाता है, तो कोशिका द्रव्य जो होती है वो संकुचित या कंसंट्रेट हो जाती है जो है वो। इसका कारण यह है कि NaCl जो होता है एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब यदि जीवित कोशिका को शुद्ध जल में थोड़ी देर रखा जाए तो कोशिका के कोशिका द्रव्य का स्वतंत्र पूर्वक हो जाता है वो। यदि किसी जीवित कोशिका को आइसोटॉनिक सॉल्यूशन जैसे कि शर्करा के घोल में, शर्करा के कम सांद्र घोल में रखा जाए तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन जो होता है वो नहीं होता है वो। अब दूसरा होता है तापमान। तो विलयन का परागण दाब जो होता है तापमान में वृद्धि के साथ साथ जो होता है ये बच्चों ये बढ़ता जाता है वो। माने टेम्परेचर जो होता है विलयन का परागण दाब जो होता है वो तापमान वृद्धि के साथ साथ जो होता है ये बढ़ता जाता है वो। अब होता है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अगली हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, माने इसकी हिंदी होती है परागण के प्रकार। ये दो प्रकार का होता है वो, एक होता है एंडोस्मोसिस, और सेकंड होता है एक्सऑस्मोसिस। एक की हिंदी होती अंतःपरागण होता है और दूसरे की हिंदी होती बाह्य परागण होता है। माने एंडोस्मोसिस माने अंतःपरागण और एक्सऑस्मोसिस माने क्या होता है, बाह्य परागण होता जो है वो। अब होती है जब हम पहले बात करते हैं एंडोस्मोसिस की,
तो जो होता है पादप कोशिकाएं जो होती है इम्बिबिशन माने कि इम्बिबिशन या अंतर शोषण प्रक्रिया के अंतर्गत जल या वाष्प को जो होता है अवशोषित करने के बाद जो होता है फूल जाती हैं वो। अब पादप कोशिका जीवित अमृत में कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन जो होती है ये प्रचुर मात्रा उपस्थित होते जो है वो। ये पदार्थ जल स्नेही माने हाइड्रोफिलिक स्वभाव के होते हैं वो। और जल के प्रति जो होता है ये जल के प्रति आकर्षित हो देते हैं। इसके विपरीत बीजों में कोलाडी पदार्थ सेल्यूलोज एवं पेक्टिन आदि की बहुतायत होने का जो होता है बीज सर्वाधिक रूप से अंतःशोषी होते हैं वो। और अंतःशोषी की प्रक्रिया में अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण अवश्य जो होता है कम से कम अवश्य रूप से होता है। अब होती कोशिका का वह जो विलयन की अपेक्षा अधिक शांत होता है। कोशिका रस में जल के साथ अणु जो होता है अल्पगामी से सरल होता है। अतः जल जो होती है वो कोशिका रस में प्रवेश करता है वो। और कोशिका रस की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं, या इसकी हिंदी क्या होती है, अंतःप्रसारण होता है वो। अब अगली हेडिंग होती है एक्सॉस्मोसिस या वायु प्रसारण। यदि किसी कोशिका को अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए, कुछ में रखा जाए, तब कोशिका में जल निकल करके बाहरी विलयन में प्रवेश करता है वो। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि बाहरी विलयन की सांद्रता जो होती है अधिक होने से है। अतः कोशिका रस के जल के अणु बाहर निकल करके वायु विलयन में मिल जाते हैं वो। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम एक्सॉस्मोसिस या इसको हम वायु प्रसारण कहते हैं वो। तो माने दो प्रकार का होता है ऑस्मोसिस। नंबर 1 एंडोस्मोसिस होता है और नंबर 2 जो होता है एक्सॉस्मोसिस होता है जो है वो। अब अगली हेडिंग होती है प्लाज्मोलिसिस या जीवद्रव कुंचन। प्लाज्मोलिसिस या इसकी हिंदी होती है जीवद्रव कुंचन। बच्चों आज से इतना पर्याप्त, इसको लाइक करना, धन्यवाद।